आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस की हार पर इंडिया में हाहाकार, अब ममता ने भरी हुंकार। आदित्य ठाकरे का ऐलान, शिवसेना यूबीटी के विधायक विशेष सत्र में नहीं लेंगे शपथ, हमें ईवीएम पर है संदेह। हम 1947 से भी बदतर स्थिति में हैं, दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी की पीएम मोदी से अपील। अजित पवार को क्लीन चिट मिलने पर बोले संजय राउत, बीजेपी के साथ जाते ही सब खत्म। मस्जिद विवाद पर बोले अवैसी, ऐसे माहौल में कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। संसद में जनहित के मुद्दे न उठाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष को घेरा, कहा संभल की आड़ में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में लगा है विपक्ष। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के बाद राष्ट्रपति ने मांगी माफी। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र का हालिया विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक और राजनीतिक विफलता का उदाहरण बना है। हालांकि महाराष्ट्र में हार का साइड इफेक्ट कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। वो इसलिए कि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के भीतर सुगबुगाहट और बार बार नेतृत्व की ओर उंगली उठ रही है, जिसके लिए कांग्रेस पुनर्जोर कोशिश करती नजर आ रही है। फिलहाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ये निर्णय लेंगे। साल 2024 के आखिर में देश के किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है और सरकार उनकी मांगों का हल निकालने की बात कर रही है। राज्यसभा में शुक्रवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहते हैं और इस पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री के बयान से इतना किसानों का मसला सुलझना आसान नहीं लग रहा है। जानकारों का कहना है कि किसानों की मांग और सरकारी सिस्टम के बीच की ऐसी 4 वजह है जिससे हाल के दिनों में इसके सुलझने के आसार कम ही दिख रहे हैं। कि 8 तारीख से फिर से वो दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अन्नदाता हमारे दिल में है। कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में माननीय कृषि मंत्री ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही। सुन करके उन बातों को और फिर जब ये कार्य देखता हूं बहुत विरोधाभास नजर आता है। कभी कील, कभी टीयर गैस, कभी लाठी। ये डिजर्व नहीं करते। व्हाट स्टॉप्स यू? संवाद नहीं होने देंगे? क्या बनाना चाहते हैं देश को? मतलब शर्म आनी चाहिए कि आपके अन्नदाता आपके द्वार खड़े हैं। आपको तो बल्कि रेड कारपेट बिछा करके उनको बुलाना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन के बाद विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ महायुति गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियों के नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई जा रही है। वही विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के निर्वाचित विधायकों ने शपथ नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हमारे शिवसेना यानी यूबीटी के निर्वाचित विधायक शपथ नहीं लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जीत का जश्न भी नहीं मनाया। क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वैसे तो एक ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इन दिनों दोनों के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है।
इस शीत युद्ध की वजह है लोकसभा का नया सीटिंग अरेंजमेंट। लोकसभा में कुछ सांसदों की सीट बदली गई है, जिसमें से कुछ समाजवादी पार्टी के भी हैं। समाजवादी पार्टी शीतकालीन सत्र में फैजाबाद से अपने सांसद अवधेश प्रसाद को लोकसभा में अगली पंक्ति से हटाने से नाराज है। अखिलेश यादव इस बात को लेकर भी खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहा है। किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से भी इसकी शिकायत करी गई है। देखिए, जहां तक सीट के अरेंजमेंट का सवाल है, लोकसभा में शुरुआती दौर पर प्रथम सत्र द्वितीय सत्र में आप देखे होंगे कि अगली कतार पर माननीय राहुल जी, हम और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी और एक और हैं बाबू जी, ये 4 लोग बैठते थे, 5, और उसके बाद और लोग बैठते थे। इधर सीटिंग अरेंजमेंट में समाजवादी पार्टी को यानी माननीय अखिलेश जी को अकेले सीट प्रथम पंक्ति में दी गई, जिसका हमारे नेता ने पुरजोर विरोध कहिए या नाखुशी जाहिर किया है, इजहार किया है। और दिल्ली के जामा मस्जिद में शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के मुसलमानों से बात करने की भावुक अपील की है। उन्होंने यह अपील नमाज के बाद की, जब देश में मस्जिदों के सर्वे को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। बुखारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी का सही उपयोग करना चाहिए और मुसलमानों के दिल जीतने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से ये भी कहा है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का न्याय करें, मुसलमानों का दिल जीतें और उन उपद्रवियों को रोकें जो देश का माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि आज स्थिति 1947 से भी बदतर हो गई और ये स्थिति देश के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करती है। बुखारी ने यह कहा है कि देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता। उस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से तुरंत कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस तनाव को सुलझाने के लिए 3 हिंदू और 3 मुसलमानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के माहौल को सुधारने के लिए इस बातचीत की बेहद आवश्यकता है। ये अपील विशेष रूप से उस हिंसा के बाद आई है जो 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी। बुखारी ने आगे कहा है कि अब समय आ गया है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया जाए और मंदिर मस्जिद के विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि इन विवादों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है और इसका भविष्य अनिश्चित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनडीए वाले बयान पर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, ऐसे बयान देने वाले लोग हिंसा करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संभल, ज्ञानवापी और मथुरा में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। वे 1991 के कानून के बावजूद अन्याय कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थल वैसे ही रहेंगे जैसे वे 1947 में थे। बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है। उनका डीएनए और बांग्लादेश का डीएनए एक ही है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो हर जगह हिंसा कर रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। उनका डीएनए और बांग्लादेश का डीएनए एक जैसा हो सकता है। और जो यूपी जो जहाँ हिंसा हो रही है, हिंसा करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं। यही लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर बता रहे हैं। इन्हीं लोगों ने संभल में, इन्हीं लोगों ने उसके पहले जो है बनारस ज्ञानवापी में, इन्हीं लोगों ने मथुरा में, हर जगह जब एक कानून बन गया 91 में कि जो भी पूजा स्थल है 1947 में जो स्थिति थी वैसी रहेगी, लेकिन उसके अंदर छेड़छाड़ करके रोजाना जुल्म ज्यादती करें। अगर चाहे बांग्लादेश में हो रहा है तो डीएनए बांग्लादेश का इनका एक हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। राउत ने कहा कि जिस अजित दादा पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 100 करोड़ घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस देश में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान संसद में नोटों की गड्डी मिलने का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि 50,000 का एक बंडल मिल गया, उस पर संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन अडानी पर बात
नहीं हो रही है। संपत्ति मामले में कल क्लीन चिट मिल गई है, क्या है? अरे क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजीत दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदी। हम बोलते थे गलत है, यह आरोप गलत है। अजीत पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला। मस्जिद विवाद को लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इतिहास की लड़ाई में धकेला जा रहा है। देश की 14% आबादी दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। ओवैसी ने आगे कहा कि वाहिनी, परिषद और सेना के पीछे सत्ताधारी पार्टी है। उनका कर्तव्य है कि वो पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करे और इन झूठे विवादों को समाप्त करे। दरअसल देश में मंदिर मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल के बाद अब जौनपुर जिला की अटाला मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद विवाद का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 14वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर जिला कोर्ट में याचिका डाली गई है। ये याचिका स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने डाली है, जिसमें कहा गया है कि जिस जगह मस्जिद है वहाँ पहले इटला देवी का मंदिर था। याचिका में अटला मस्जिद में पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। अटला मस्जिद की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानीय कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया था कि यहाँ प्राचीन अटला देवी का मंदिर है। वहीं अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट 9 दिसंबर 2024 की सुनवाई करेगी। अटला मस्जिद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वादी पक्ष को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संपत्ति हमेशा से मस्जिद की रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी राज्य, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, उनका रवैया असंवेदनशील और निर्लज है। ये अपने आप में अंग्रेजों का शासन याद दिलाता है। जब हम लोग अपने अधिकारों को मांगते हैं तो ये लोग हम पर लाठी डंडी चलाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, असंवेदनशील, आतताई, क्रूर और निर्लज्ज रवैया इस सरकार का है, ये अपने आप में अंग्रेजों का शासन याद दिलाता है कि जब हम लोग अपना अधिकार या अपनी आजादी मांगने की बात करते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर लाठी चलाते हैं, डंडे चलाते हैं, टीयर गैस चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं और हमारे किसानों को शहीद करते हैं। ये रवैया किसी भी सरकार के अंत की ओर इशारा करता है। किसान की मांग अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। एक तरफ आप उसे अन्नदाता कहते हैं, एक तरफ आप उसको भगवान का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ अपने ही भगवान की लाठियों से, डंडों से पिटाई करते हैं। वो भगवान मांग क्या रहा है? सिर्फ कह रहा है कि 100 लोग जाएं दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 2025 के जनवरी-फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति को तैयार कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी चर्चा में रहा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का नया तेवर दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी ने आपको चुनावी चैलेंज देने के लिए नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे की बात कही है। नारा दिल्ली की जनता की आवाज है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों, उससे बहुत परेशान है। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है।
दिल्ली में आपराधिक घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह एक बार फिर से एक शख्स की हत्या से शाहदरा इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या के इस वारदात की सूचना पुलिस को पीसीआर कॉल्स के जरिए मिली। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने बताया कि शाहदरा इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। इस घटना में कारोबारी सुनील जैन की मौत हो गई। आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी हो सुनील जैन की तरफ से? क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहे हैं कि इस तरीके। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से संसद की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही है। संसद में देश और जनहित के मुद्दे न उठाने पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विपक्ष को घेरा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, संसद में विपक्ष देश और जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहा है, बल्कि अपने राजनीतिक हितों के लिए खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी संभल में हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, ये पार्टी संभल में लोगों को आपस में लड़वा रही है। मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क रहना होगा। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना सिर्फ पुलिस की वर्दी में पहनकर ही नहीं, बल्कि थाना दिखाकर भी लोगों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या इसमें कोई सरकारी मिलीभगत तो शामिल नहीं है। सपा अध्यक्ष ने नोएडा के परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे वसूलने की घटना का जिक्र करते हुए उन्हें सारा पैसा वापस करवाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीके से कोई नकली वर्दी में पुलिस बनकर बात नहीं कर सकता है, बल्कि वीडियो पर झूठा थाना बनाकर, दिखाकर और धमकाकर ऑनलाइन पैसे भी वसूल लेता है। भाजपा सरकार क्या इसी डिजिटल इंडिया को विकसित करने की बात कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस सच्ची पुलिस से अपील है कि नोएडा में ठगे गए परिवार का पूरा पैसा वापस करवाए और ठगों को पकड़े, नहीं तो जनता अपना नारा देगी, डिजिटल है तो अनसेफ है। आम जनता पूछ रही है कि जब पैसा एक खाते से ट्रांसफर होकर किसी और के खाते में ऑनलाइन जा रहा है तो फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? जिसके अकाउंट में जा रहा है, क्या सरकार के पास उसका कोई केवाईसी नहीं है? आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है और अपराधियों को क्या पूरी छूट दी हुई है? ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही हैं? ये कोई बहुत बड़ी सरकारी मिलीभगत का गोरख धंधा चल रहा है। खताधारी कहें आज का, नहीं चाहिए भाजपा। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश में डिजिटल अरेस्ट की कई घटनाएं देखने को मिली हैं, जहां फर्जी पुलिस बनकर फोन पर लोगों को बंधक बना लिया जाता है और फिर उनके किसी सदस्य के पुलिस थाने में होने और कोई गंभीर आरोप में शामिल होने का आरोप लगाकर परिवार से पैसे वसूल लिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पैसे डिजिटल तरीके से ट्रांसफर कराए जाते हैं। बावजूद इसके पुलिस इस तरह की घटनाओं को सुलझाने में कामयाब नहीं हो पा रही है।
बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मायावती पिछले चुनाव के बाद अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। कभी उनका साथ देने वाला दलित वोट अब उनके हाथ से पूरी तरह फिसल गया है। इससे पहले सबसे खराब स्थिति में भी उसे कम से कम 30 से 40 विधायक और 2 से 4 सांसद मिल जाते थे, लेकिन अब यह अतीत की बात है। हमें संदेह है कि वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें हम अपनी पार्टी के लिए कोई काम करते हुए नहीं देखते हैं। शायद उसे लगता है कि अगर वह मुस्लिम बैंक को और विभाजित कर सकती हैं तो इससे विपक्ष और भी कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, ये देखिए, मायावती जी इस समय जो उनकी हालत हुई है वहाँ के चुनाव के बाद, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही हैं कि कोई उनकी खोई हुई ज़मीन उनको मिल सके। एक समय में था कि दलित वोट जो है उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ जाता था, वो बिल्कुल उनसे अलग हो गया है। पहले कम से कम कुछ नहीं तो बुरी सी बुरी हालत में 30-40 विधायक, 2-4 एमपी आ जाते थे, अब वो भी हाल नहीं है। तो उनका ये है कि अब वो कोशिश करें, अब उनको लगता है कि दलित अगर पूरा मेरे साथ नहीं है तो माइनॉरिटीज़ पर कुछ बात करें, औरों पर बात करें। और आप देखिए, इस समय जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसी एक पर उनका कोई बयान नहीं आया है। ना कहीं ज़मीन पर दिखी है, ना किसी के लिए संघर्ष करती दिखी हैं, ना दुख दर्द में कहीं दिखी हैं। वहाँ की जो सरकार है, ना भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में कुछ खास बोलती हैं, ना नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बोलती हैं। तो जो हम लोगों का शक है कि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के लिए ही काम कर रही है, वही कर रही है, क्योंकि उनको ये लगता है। बिहार के दरभंगा के लहरियासराय में शुक्रवार की शाम राम विवाह झांकी पर पथराव के बाद माहौल बिगड़ गया। देखते ही देखते 2 पक्षों के लोग भिड़ गए। देर शाम की यह घटना है। झांकी जैसे ही बाजितपुर पहुंची तो किसी बात को लेकर एक पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर सामने से भी लोगों ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से कुछ लोगों को चोट लगी है, जो इलाज करा रहे हैं। हालांकि गंभीर रूप से किसी के घायल होने की कोई अब तक खबर नहीं है। श्री राम जानकी विवाह का चलते जुलूस निकाला गया था, बिना परमिशन, बिना सूचना थानाध्यक्ष को, थाना को और एसडीओ को नहीं दिए, ये लोग निकाले थे। उसी के क्रम में जो वाजिदपुर टोला जब मस्जिद के पास गया तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद पत्थरबाजी चला। पत्थरबाजी जाने के बाद तुरंत पुलिस थानाध्यक्ष जो गए और उसके बाद अगल बगल के थानाध्यक्ष और फोर्स और जिला मुख्यालय से फोर्स भेजा गया और तब जाके सबको समझा बुझा के शांति करा दिया गया है। और हम लोग अभी सीसीटीवी का चेक कर रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए एफआईआर करेंगे। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने के लिए आज पूरे देश से माफ़ी मांगी है। साथ ही उन्होंने पेशकश की कि उन्हें महाभियोग पर संसदीय मतदान के चलते वो किसी भी कानूनी परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। साउथ कोरिया में हाल ही में मंगलवार की देर रात को राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि देश में विरोध प्रदर्शन होने के बाद 6 घंटे के अंदर ही मार्शल लॉ समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया था। टीवी पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सबसे पहले देश में सार्वजनिक चिंता और असुविधा पैदा करने के लिए खेद व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला पीपुल्स पावर पार्टी करेगी। उन्होंने इसी के साथ कहा है कि वो अपने इस कार्य के लिए किसी भी कानूनी या राजनीतिक नतीजे को भुगतने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लगाने के लिए माफी मांगने के तुरंत बाद पीपीपी पार्टी के लीडर हान डोंग हुन ने ये कहते हुए कहा है कि वो अब राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने इसी के चलते महाभियोग प्रस्ताव दायर किया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वो महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत जुटा पाएंगे या नहीं। देश में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जबकि संसद में विपक्ष के पास 300 में से 192 सीटें हैं। इसी के चलते महाभियोग को पास कराने के लिए विपक्ष को 8 वोट पीपीपी पार्टी की तरफ से चाहिए। हालांकि बुधवार को 18 पीपीपी सदस्यों ने मार्शल लॉ हटाने के लिए वोट किया था। राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लगाने से देश में हर तरफ प्रदर्शन होने लगे और सिस्टम चरमरा गया। जहां एक तरफ पीपीपी पार्टी के लीडर हान ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। इसी के साथ पीपीपी ने एक संसदीय बैठक के दौरान महाभियोग के खिलाफ मतदान भी किया। हान ने कहा है कि यून ने देश के खुफिया कमांडर को राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप में राजनेताओं को हिरासत पे लेने का निर्देश दिया था। इसी के चलते अब देश में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा प्रति खुफिया कमांडर येओ इन हुइया सहित कई प्रमुख अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यून के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग हुयोन, जिन पर मार्शल लॉ घोषणा का आग्रह करने का संदेह है, पर विद्रोह के आरोपों की जांच चल रही है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।